फिर से स्वागत है एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं क्लास है वो है उर्वरक। और उर्वरक की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है उर्वरक का प्रयोग अभी है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये है कि किसान के लिए है वो उर्वरक है एक तरह का, क्या है कोई भी एक तरह का उसके जीवन का पार्ट हो गया है। इसीलिए क्योंकि अब आजकल क्या है कि उर्वरक का ज्यादा चलन होने के चक्कर से अपनी जो खेती है ये भी क्या है मर्दा भी है, धीरे धीरे है उसकी उर्वरता शक्ति भी नष्ट हो रही है। इसीलिए अपने को उर्वरक के बारे में और उर्वरक के अलावा अपने को कौन कौन से उर्वरक काम में लेते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं उर्वरक की, है ना। उर्वरक फर्टिलाइजर, देखो एक चीज और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि खाद और उर्वरक दो शब्द आते हैं। खाद एक तो आता है खाद, दूसरा आता है उर्वरक। तो उसमें क्या डिफरेंस है खाद और उर्वरक में? खाद और उर्वरक में ये डिफरेंस है कि जो खाद होता है वो नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है और वह कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और वह कोई किसी भी कल कारखानों में तैयार नहीं होता है, वो प्राकृतिक चीज है, वो खाद है। और उर्वरक क्या है कि कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और ज्यादातर कल कारखानों में तैयार किए हुए होते हैं और कम क्वांटिटी में होते हैं, और लेकिन उनमें पोषक तत्वों की मात्रा या उनमें कोई भी न्यूट्रिएंट की मात्रा सर्वाधिक या अधिक होती है। तो अपन बात करते हैं कि उर्वरक क्या है। उर्वरक कल कारखानों में तैयार किया हुआ पदार्थ है जो आपको पता ही है। इसके अलावा क्या है ये उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ भी है। कौन सा पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। उर्वरक क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। इसके अलावा अपन उर्वरक में यदि बात करते हैं कि जो अपवाद कौन कौन से हैं, जो कार्बनिक पदार्थ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी उर्वरक क्या है अकार्बनिक है, लेकिन जो अपवाद कौन कौन से हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है अपवाद है दोस्तों। हमेशा अपवाद को ही पूछा जाता है कहीं पर भी। अब इसके एग्जांपल है वो है एक तो यूरिया जो कार्बनिक है ना। इसके अलावा अपन बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड क्या है? ये दोनों यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड दोस्तों क्या है ये अपवाद है, यानी ये क्या है कार्बनिक उर्वरक है। यदि अपन बात करते हैं अकार्बनिक सभी उर्वरक है और ये दो क्या है अपवाद है। अपन अब इसके अलावा बात करते हैं कि विश्व या भारत में वह कौन सा उर्वरक है, या वह कौन सा भारत या विश्व में कौन सा उर्वरक है और सबसे सस्ता कौन सा है, वह उर्वरक का नाम बताइए। तो अपन पहले बात करते हैं विश्व व भारत। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वप्रथम व सबसे सस्ता उर्वरक है ना, वो कौन सा है? एसएसपी। एसएसपी क्या है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट है यह एसएसपी। क्या है? भारत या विश्व में सबसे पहले निर्मित या सर्वप्रथम खोजा या सबसे पहले या सबसे सस्ता उर्वरक है। अब इसको याद करने की क्या तरीका है कि सबसे पहले, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो सबसे पहले, है ना। सबसे एस फिर एस और पी, सबसे पहले। ये ट्रिक भी है एक तरह की, क्या है इसको याद करने की। उर्वरक में आपको मतलब एक तरह की ट्रिक है सबसे पहले बस। अब सबसे पहले है वो भी क्या है एसएसपी, सबसे पहले। तो कौन सा है? सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वह उर्वरक है जो सबसे पहले निर्मित हुआ है और सबसे सस्ता है, भारत हो या विश्व हो में हो, ये इस प्रकार का उर्वरक है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, जैसे यदि अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन सा उर्वरक है या किस प्रकार का जो उर्वरक है उसका आयात किया जाता है। तो अपन बात करते हैं जो पोटासिक उर्वरक, पोटासिक या पोटाश युक्त पोटासिक उर्वरक के लिए भारत पूर्णतया आयातित है, मतलब पूर्णतया
क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा उर्वरक है निम्न में से जो पूर्णतः भारत द्वारा आयात किया जाता है, लिया जाता है, वो है पोटासिक उर्वरक। यदि अपन बात करते हैं इसके अलावा कि जो पोटास है या रॉक फॉस्फेट है वो कहाँ अपने निकलती है, यहाँ पे रॉक फॉस्फेट, ये सामान्य चीज है जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। रॉक फॉस्फेट है वो निकलती है झामर कोटड़ा उदयपुर में इसकी खाने हैं रॉक फॉस्फेट की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि रॉक फॉस्फेट सामान्यतः है वो कहाँ निकलती है। तो रॉक फॉस्फेट है जामर कोटड़ा है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एरिया है, तो वहां रॉक फॉस्फेट की खाने हैं, वहां रॉक फॉस्फेट निकलती है। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें कि सर्वाधिक है वो पोटासिक उर्वरक का प्रयोग कौन सा राज्य करता है, सर्वाधिक पोटासिक उर्वरक का उपयोग कौन सा करता है, महाराष्ट्र है वो सर्वाधिक जो उर्वरक है पोटासिक उर्वरक है, किसका, पोटासिक उर्वरक का उपयोग करता है। यदि ऐसा पूछा जाए कि सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग, सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग करने वाला राज्य, तो वह कौन सा है, वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। यदि इसी में ऐसा पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत या उपभोग करने वाला राज्य या उपयोग करने वाला राज्य, तो प्रति हेक्टेयर उपभोग करने वाला राज्य, तो प्रति हेक्टेयर उपभोग करने वाला राज्य है वो है पंजाब। मतलब प्रति हेक्टेयर की यदि बात करते हैं तो उर्वरक है सर्वाधिक किस राज्य में दिया जाता है, पंजाब में। यदि सर्वाधिक उर्वरक का उपभोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है वो यूपी में, और पोटासियम उर्वरक का महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार है, अपने को याद करना है। अब अपन बात करते हैं किसकी, राजस्थान की। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग कहां किया जाता है, सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग राजस्थान में कहां किया जाता है, गंगानगर। यदि अपन बात करते हैं इसी में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर, ये प्रति हेक्टेयर क्या है कि जो 10,000 वर्ग मीटर जो एरिया होता है उसको प्रति हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर क्या है कि ये मानक है जो जिसमें मतलब अपने लैंड का मेजरमेंट है, एक तरह का जो भूमि का मापन किया जाता है वो प्रति हेक्टेयर में किया जाता है। ये विश्व मानक है, यूनिवर्सल मानक है, जिसमें ये सब कुछ चीजें हैं प्रति हेक्टेयर में मेजरमेंट आता है, प्रोडक्शन हो या भले ही सीड रेट हो। अब आप प्रति हेक्टेयर बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर में कोटा में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है उर्वरक का। तो इस प्रकार ये कुछ टर्म है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब है इसके अलावा अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की दक्षता, कि अपने पोषक तत्वों की दक्षता का क्या मतलब होता है, जो यूज उसकी जब पूरा उपयोग है वो कितना % हो रहा है उसका। जैसे मान लो कि अपन ने नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन है वो कितनी % है वो पौधों द्वारा ले ली जाती है और कितनी % है नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। तो अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की या उर्वरकों की दक्षता। उर्वरकों की दक्षता में अपन बात करते हैं एन, पी और के। जैसे एन, पी और के की क्या क्या दक्षता है, कहने का मतलब एन का प्रयोग है वो कितना % कर लिया जाता है। एन की बात करते हैं तो अपन 50 से 60% है इसका उपभोग कर लिया जाता है। इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट होता है उसका लॉस हो जाता है, भले ही वो लीचिंग में लॉसेज हो या डीनाइट्रिफिकेशन हो। लीचिंग आप जानते होंगे, आपको पहले भी वीडियो में बता चुका है लीचिंग क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इसका भी आपको पता होगा। नाइट्रोजन का है वातावरण में लॉस होना N2 के फॉर्म में, वो डीनाइट्रिफिकेशन है। तो इतना आपको पता होगा। जो अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं इसकी, तो ये 20 से 30% है जो फॉस्फोरस है। यदि अपन इसके अलावा पोटास की बात करते हैं तो इसका यूज क्या है, 70 से 80% है, मतलब इसका लॉसेज कम है। तो ये है उर्वरक दक्षता। यदि इसके अलावा अपन बात करते हैं पशुओं के लिए उर्वरक का अनुपात, है ना, पशुओं के लिए उर्वरक का अनुपात
में या कितने अनुपात में अपने पशुओं को दिया जाना चाहिए। यदि अपन किसकी बात करते हैं, एन पी और के की बात करते हैं, ठीक है। एन पी के में क्या है कि अपन बात कर रहे हैं जैसे मान लो खाद्यान्नों की, तो खाद्यान्नों के लिए कितना अनुपात चाहिए, 4:2:1, मतलब 421 है वो खाद्यान्न के लिए है, वो क्या चाहिए, उर्वरक का अनुपात चाहिए। यदि अपन बात करते हैं दलहनी की, दलहनी पशुओं के लिए वो है 1:2:1 या 1:2:2, इस प्रकार है एनपीके की मात्रा चाहिए। और इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, इसके अलावा अपन बात करते हैं चारे वाले की। चारे वाली फसलें होती है, चारे वाली फसलें, उसमें एनपीके की मात्रा कितनी चाहिए, 3:2:1। तो इस प्रकार है वो फसलों के लिए उर्वरक का अनुपात अपने को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये उर्वरक का अनुपात, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे, वो करेंगे उर्वरकों का वर्गीकरण, है ना। अपन उर्वरक की पढ़ रहे हैं, अब इसका वर्गीकरण अपने को जानना अति आवश्यक है कि उर्वरक को है वो कितनी कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो आपको उर्वरकों का वर्गीकरण की बात करेंगे अपन, उर्वरकों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें पहला है नाइट्रोजन धारी उर्वरक, नाइट्रोजन धारी उर्वरक, ठीक। इसमें कौन कौन से उर्वरक आते हैं, इसमें वह उर्वरक आते हैं जो केवल नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं, केवल एक ही पोषक तत्व देते हैं, इसके अलावा दूसरे भी देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन है होता है वो इस कैटेगरी में रखा जाता है कि नाइट्रोजन है वो सप्लाई करने वाले उर्वरक है, वो इसमें आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फॉस्फोरस की, तो जो फॉस्फोरस भी देते हो उन उर्वरकों को फॉस्फोरस में रखा गया है जो सर्वाधिक। और इसके अलावा अपन बात करेंगे पोटास की, तो पोटास का यूज करते हो तो उनको अपन किसमें रखेंगे, पोटासिक। तो अपन पहले बात करेंगे नाइट्रोजन धारी उर्वरक। अब नाइट्रोजन धारी उर्वरक क्या है कि वह उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है और वो नाइट्रोजन पौधों को सप्लाई करता है। अब इसमें है वो चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है डियर वो है नाइट्रेट, नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है। नाइट्रेट उर्वरक ये क्या है कि ये केवल उर्वरक नहीं है, ये जो उर्वरक जो अपन सप्लाई करते हैं और पौधे उसको किस रूप में लेते हैं या किस फॉर्म में लेते हैं, आयनिक फॉर्म में, उस फॉर्म के कारण से इसको कैटेगराइज किया गया है। यदि अपन बात करते हैं नाइट्रेट उर्वरक की तो नाइट्रेट उर्वरक क्या है, ये पौधों द्वारा किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट रूप में, नाइट्रेट रूप में पौधे द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये किस रूप में लिया जाता है, नाइट्रेट के रूप में। जिन उर्वरकों को पौधे लेते हैं उन उर्वरकों को इसमें रखा गया है, नाइट्रेट उर्वरक में रखा गया है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है डियर, इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सारे किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब क्षारीय प्रकृति के हैं तो इनको किस मृदाओं में या किस प्रकार की मृदाओं में यूज कर सकते हैं अपन, तो अम्लीय मृदाएं, है ना, अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोगी, तो इस प्रकार ये नाइट्रेट धारी उर्वरक है जिनका अपन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जिनकी बात करें इनकी विशेषता है तो इस प्रकार है। नाइट्रेट धारी NO3- नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे, इनका सारी प्रकृति होती है और अम्लीय मृदाओं में इनका यूज किया जाता है। अब यदि इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये इसमें एक दिक्कत और आती है, इसमें क्या है कि लीचिंग लॉसेज ज्यादा होता है, लीचिंग या निक्षालन, है ना, निक्षालन हानि सर्वाधिक, है ना, इसमें निक्षालन हानि है सर्वाधिक होती है। अब ये लीचिंग क्या होता है कि जैसे ये प्लांट है और प्लांट्स की ये रूट्स है, अब इस रूट्स पे क्या है कि मान लो कि यहाँ पे है वो कोई पोषक तत्व है, अब पानी आया, पानी के साथ में ये घुल करके और नीचे की ओर जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर पोषक तत्वों का जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाती है, लीचिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है, निक्षालन या लीचिंग कहलाती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो इसमें सर्वाधिक आती है। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है आपको। वो है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करना है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट।
तो इस प्रकार ये क्या है कि अपन सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में है, ये पोषक तत्वों को है वो पौधे लेते हैं। इसके अलावा ये अपन बात करते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट में है 16% नाइट्रोजन है, 16 और सोडियम, समझ आ गया। तो ये याद करने के लिए तो भाई सोडियम नाइट्रेट में कितनी है 16, सोडियम 16, ठीक है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में क्या है 15.5% है वो नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार ये नाइट्रेट धारी है उर्वरकों का वर्गीकरण है। यदि अपन बात करते हैं इसकी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, जिसको KNO3 बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है वो 13% रहती है ना, और इसके अलावा फॉस्फोरस है वो ज्यादा रहती है, इसमें अबाउट 7% के आसपास रहती है। तो ये पहला वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा है अमोनिकल, अमोनिकल उर्वरक है ना। अब इनका नाम अमोनिकल उर्वरक क्यों है, इनका नाम नाइट्रेट उर्वरक क्यों था, क्योंकि पौधे हैं पोषक तत्वों किस फॉर्म में ले रहे थे, नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3- के फॉर्म में डियर। अब अपन बात करते हैं किसकी, अमोनिकल उर्वरक की। तो अमोनिकल उर्वरक है किन्हें कहते हैं कि वह उर्वरक जिनको पौधे हैं, वो उर्वरक जिनको पौधे पोषक तत्वों के रूप में, आयनिक रूप में, अमोनिया के रूप में लेते हैं या फिर NH4+ के रूप में लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अमोनिकल उर्वरक बोलते हैं। तो इनको पौधे हैं किस रूप में लेते हैं, NH4+ या अमोनिया के रूप में लेते हैं, अमोनिया के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। अब इसके अलावा अपन ये बात करते हैं कि अमोनिकल उर्वरक है वो कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त है। तो अमोनिकल उर्वरक क्या है कि जलमग्न, जलमग्न भूमियों में उपयोगी, जो जलमग्न जहां क्या है कि पानी भरा ही रहता है और उसमें अपन कोई भी फसल करते हैं, उनके लिए अमोनिकल उर्वरक उपयुक्त है। जैसे यदि अपन एग्जांपल की बात करें धान, यदि अपन बात करते हैं धान, आलू, गन्ना इत्यादि, तो ये फसलें हैं वो पोषक तत्व किस रूप में लेती है, अमोनिया के रूप में लेती है, NH4+ के रूप में लेती है। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि अमोनिया के रूप में जलमग्न भूमियों में अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जैसे धान है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल है उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है ना। तो इस प्रकार आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। इसमें क्या है, नाइट्रेट नाइट्रेट आ ही रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट ना करके होगा इसमें अमोनियम फॉस्फेट है ना। इसमें क्या है कि अमोनिया लगा हुआ है ना, और उसमें क्या था, नाइट्रेट लगा हुआ था। अब इसके अलावा बात करते हैं कि जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट। तो इस प्रकार है ये उर्वरक है जिनके आपको एग्जांपल है वो याद करने हैं। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसमें कितनी कितनी एन है। जैसे इसमें है 20% है वो नाइट्रोजन है, इसमें है 20.5% है वो नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार है नाइट्रोजन का अपने को ध्यान में रखना है। ये अपन इसके अलावा एक एनहाइड्रस और अमोनिया है, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में क्या है 83% है वो नाइट्रोजन है। सर्वाधिक नाइट्रोजन की बात करते हैं कि किसमें पाई जाती है, तो एनहाइड्रस अमोनिया में पाई जाती है। ये समझ में आ गए होंगे दो प्रकार। अब नाइट्रोजन धारी उर्वरक में है वो तीसरे प्रकार की अपन बात करते हैं, तो वो कौन सा है इसके बारे में अपन देखते हैं। इनके है एग्जाम्पल और इनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन परसेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस यही पूछी जाती है एग्जाम में और इनकी डिटेल कुछ नहीं पूछी जाती। या ऐसा पूछा जा सकता है कि अमोनिकल जो उर्वरक दिया जाता है वो किस फॉर्म में है पौधे लेते हैं उनको, तो आपको ध्यान में रखना है NH4+ या आयनिक जो अमोनिया है इस रूप में। अब अपन तीसरी है वो बात करते हैं, वो करते हैं अमोनिकल नाइट्रेट धारी है ना उर्वरक, जो अमोनिया के रूप में भी लेते हैं और नाइट्रेट के रूप में है ना। जिन उर्वरकों को है पौधे है वो NH4+ और NO3- है ना, जो अमोनिया के रूप में और नाइट्रेट के रूप में पौधे है ग्रहण करते हैं, उन उर्वरकों
उर्वरकों को किसमें रखा गया है, अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक। यदि अपन इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको केन खाद भी बोलते हैं, इसको सोना खाद भी बोलते हैं, इसको उदासीन खाद भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन वो कितनी रहती है, 25%, क्योंकि ये क्या है, इसको न्यूट्रल खाद या उदासीन खाद होगी ना, तो इस प्रकार की खाद को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहा जाता है और इसमें 25% नाइट्रोजन होता है। आपको इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट में अपने को क्या है कि यदि एग्जांपल की बात करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, तो 33% नाइट्रोजन होती है। तो इस प्रकार है अपने को जो नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रेट डाले उर्वरक का ध्यान रखना है। अब उसके बाद में है तीसरा, जो चौथा है वो है जो एमाइड उर्वरक, एमाइड उर्वरक या एमाइड डाले उर्वरक बोलते हैं उनको। एमाइड उर्वरक में कौन कौन से आते हैं कि वह उर्वरक है ना जिनको एमाइड के रूप में, है ना, एमाइड के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। मतलब पौधों द्वारा इसको किस रूप में लेते हैं, एमाइड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये एमाइड है, ये अलग ही ग्रुप है। कई बार इसे पूछा जाता है कि निम्न में से है वो एमाइड धारी उर्वरक कौन कौन से हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं एमाइड में, तो एमाइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एमाइड के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है यूरिया, यूरिया। इसके अलावा कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो यूरिया है उसको है पौधे किस रूप में लेते हैं, किस आयनिक रूप में लेते हैं, तो एमाइड रूप में लेते हैं और एमाइड धारी उर्वरक है। यदि अपन बात करते हैं किसकी, कि सर्वाधिक जो उर्वरक है वो आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा है। यदि अपन बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना, ये सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, आर्द्रता ग्राही उर्वरक। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको क्या है, विस्फोटक उर्वरक भी कहा जाता है, विस्फोटक उर्वरक, क्योंकि विस्फोटक के लिए काम में लिया जाता है। यदि अपन आर्द्रता ग्राही के रूप में बात करें कि आर्द्रता ग्राही में सर्वाधिक है, वो आर्द्रता ग्राही किसका है, तो उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे अमोनियम है, अमोनियम नाइट्रेट है, फिर उसके बाद में है यूरिया है ना। तो इस प्रकार आर्द्रता ग्राही है जो अमोनियम नाइट्रेट है, जो आपको पहले ही इसमें बता दिया गया है, जो अमोनियम नाइट्रेट, फिर उसके बाद में जो यूरिया है। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो जो अमोनियम सल्फेट, लास्ट में अमोनियम सल्फेट। तो इस प्रकार ये क्या है कि आर्द्रता ग्राही उर्वरक है। जो इसमें आर्द्रता ग्राही का समझ में आया कि ये क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट को यदि अपन खुला छोड़ देते हैं तो ये वातावरण से नमी है वो ग्रहण करके और जल्दी से पिघलने लगता है। जैसे यूरिया के केस में आपने देखा होगा, यदि यूरिया कट्टा खुला है तो वो जल्दी से पिघल जाएगा वातावरण की जो नमी लेकर के, और इसलिए इसको आर्द्रता ग्राही बोलते हैं। मतलब आर्द्रता है ये ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करता है। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका आप है वो एग्जाम्पल का है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर उसके बाद में अपन इनको थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसके बाद में अपन थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे अब डिटेल में इंपॉर्टेंट कौन सा है, यूरिया है जैसे, है ना, तो यूरिया के बारे में अपन तो डिटेल में लेंगे। यूरिया, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 46% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, और आर्द्रता ग्राही है ही, आर्द्रता ग्राही
एमाइड रूप में ग्रहण करता है पौधे, एमाइड रूप में पौधे लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी प्रकृति है। अब इसको यूरिया है वो किस प्रकार है वो पौधे लेते हैं, जैसे मान लो अपन क्या करते हैं कि यूरिया का यूज करते हैं, यूरिया के बाद में क्या है कि ये किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। यूरिया का यूज करने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट होता है, वो होता है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। जैसे आपको नाइट्रोजन साइकिल बताई थी तो उसी की तरह है, यहाँ पे क्या है यूरियज एंजाइम काम आ जाता है, यूरियज एंजाइम। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि यूरिया से बनने वाला है वो प्रथम अस्थायी उत्पाद, इसको अस्थायी उत्पाद भी बोलते हैं हम, अस्थायी उत्पाद, ठीक है। अब उसके बाद में किसमें चेंज होता है, अमोनिया के रूप में चेंज होता है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया से फिर किस रूप में चेंज होता है, फिर उसके बाद में है नाइट्राइट, नाइट्राइट है ना, ये NH4+, ये है NO2-। इसके अलावा किसमें चेंज होता है फिर नाइट्रेट, NO3-। इस प्रकार ये चेंजेस होता है और फिर ये पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे है वो कौन सी फसल लेती है इस फॉर्म में, जैसे धान है, गन्ना है और आलू है, ठीक। इसके अलावा क्या है कि जो ज्यादातर पौधे हैं वो इसी रूप में लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो जो बाद का है वो एक यहाँ बैक्टीरिया काम आता है चेंज करने के लिए, वो होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक। और यहाँ होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। अब इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को नाइट्रोबैक्टीरिया भी कहते हैं ना, नाइट्रोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि जैसे इसके अलावा यहाँ पे होता है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये नियर अबाउट 30% है वो पार्ट है डीनाइट्रिफिकेशन में लॉस हो जाता है धान वाले में विशेषकर। यहाँ पे कहा क्या है कि जैसे सुडोमोनास है ना, बेसिलस, तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है ये कार्य करते हैं और ये नाइट्रोजन जो यूरिया है इस प्रकार पौधों को मिलता है। ये अपन यदि बात कर रहे थे, इसके अलावा ये जो फॉर्म होता है ये धान के फॉर्म में लेता है अमोनिया। और जो एक बार ये किस्म का ध्यान रखना है कि धान से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो धान के खेत से निकलने वाली गैस होती है वो होती है मेथेन CH4, ठीक है। इसको ध्यान में रखना कि मेथेन गैस है वो धान के खेतों से रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं इसमें कुछ, ये यूरिया है। अब आपने शब्द सुना होगा एक यूरिया में बाईयूरेट, बाईयूरेट, ठीक है। ये क्या होता है बाईयूरेट, ये क्या होता है कि यूरिया है, यूरिया को बनाते समय उच्च ताप के कारण दो यूरिया के अणु से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होता है कि उच्च ताप पर रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के कारण से दो जो यूरिया के जो कण है उनके रिएक्शन होने से या उनके रिएक्शन के कारण से बायोरेट का निर्माण होता है। और बायोरेट है ये बहुत ही क्या है हानिकारक, एक तरह का क्या है हानिकारक प्रोडक्ट है ना। अब ये क्या है कि ये हानिकारक उत्पाद है। और ये कितना हानिकारक है, यदि इसकी मात्रा मृदा में 1.5% से अधिक
5% से यदि अधिक किसकी मात्रा है बायोरेट की मृदा में, तो वो पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक प्रभाव डालेगी। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि इसमें क्या है कि यदि यूरिया का उपयोग है, यदि स्प्रे के फॉर्म में करें अपन बात, या फोलियर स्प्रे या पानी छिड़काव के रूप में बात करें, पानी छिड़काव है ना, तो पानी छिड़काव के लिए अपन घोल बनाते हैं, वो पानी छिड़काव के लिए घोल है वो 0.25% यूरिया का बनाया जाता है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया है, ये बताया गया है 0.25 है, ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया है, एफसीओ के अकॉर्डिंग, एफसीओ 1957। ये एफसीओ 1957 क्या है, एफ क्या होता है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है जो 1957 में बना था, उसके अकॉर्डिंग है वो पानी छिड़काव है वो 0.25% का यूज करते हैं, कई जगह 0.5% भी काम में लिया गया है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यूरिया का है वो खोजकर्ता कौन है ना, खोजकर्ता यूरिया का है वो खोज करते की बात करते हैं, तो यूरिया का जो संश्लेषण है वो अलग वैज्ञानिक द्वारा किया गया था और खोज करता है वो अलग वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो ये था एम जो HM है रोवेली, इसके द्वारा जो यूरिया का है वो खोज करता था ये। अब इसके अलावा है कि खोजकर्ता के अलावा संश्लेषण है वो किसके द्वारा किया गया, संश्लेषण है, ये तो खोजकर्ता हो गया। अब उसके बाद में संश्लेषण है वो वॉलर वैज्ञानिक द्वारा किया गया, और इस वैज्ञानिक ने है वो किसमें संश्लेषित किया गया, जैसे प्लेग्रा है, प्लेग्रा रोगी के मूत्र में संश्लेषित किया। तो जो प्लेग्रा रोगी था उसके मूत्र में संश्लेषित है वो यूरिया किसके द्वारा किया गया, जो वॉलर द्वारा किया गया। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि यूरिया का संश्लेषण है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, या खोजकर्ता कौन है। अब इसके बाद में है कि अपन बात करते हैं यूरिया की बनाने की विधि है ना, सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, सर्वोत्तम यूरिया बनाने की विधि, सर्वोत्तम यूरिया बनाने की विधि है वो है हेबर विधि, हेबर विधि। तो इस प्रकार है वो यूरिया की डिटेल है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये सभी है नाइट्रोजन धारी उर्वरक है और इसकी प्रकृति है वो अम्लीय है, ये यूरिया की डिटेल हो गई है। अब इसके बाद में अपन दूसरे जो उर्वरक है उसके बारे में बात करेंगे। यूरिया है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग है वो ज्यादा से ज्यादा किया गया है आजकल है, और यूरिया में जो नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग भी ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का लॉस हो रहा था या नाइट्रोजन की जो हानि हो रही थी वो न्यूनतम होती है और कम होती है, इसलिए इसको नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करते हैं वो करते हैं किसकी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो इसको किसान खाद के नाम से जाना जाता है, किसान खाद। इसके अलावा इसको क्या है, उदासीन खाद भी बोलते हैं, उदासीन खाद। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसके अलावा इसको नाइट्रोचाक भी बोलते हैं, नाइट्रोचाक है ना। तो इस प्रकार है वो इसके अन्य नाम है। यदि अपन इसके अलावा अपन बात करते हैं तो इसको सोना खाद भी कहते हैं, सोना खाद है ना। तो इसको उदासीन खाद इसलिए कहते हैं कि ये क्या है कि न्यूट्रलाइज है और इसमें कितना 25% है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन प्रकृति होती है, न तो अम्लीय होती है और न सारी होती है। ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इनके नाम और परसेंट याद करनी है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं वो ये कैल्शियम साइनेमाइड की बात करेंगे अपन, कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक।
जो कैल्शियम साइनेमाइड है, यदि इसका अपन प्रयोग करना होता है भूमि में, तो इसका प्रयोग है 1 सप्ताह पूर्व किया जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? सारी होती है। प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति सारी। और इसका प्रयोग करते हैं भूमि में, भूमि में प्रयोग 1 सप्ताह पूर्व करते हैं। तो इस प्रकार है वो नाइट्रोजन धारी उन उर्वरकों का वर्गीकरण है, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे फास्फोरस युक्त उर्वरक, उस पोटाशियम उर्वरक, और ये उर्वरक का इस प्रकार है चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, धन्यवाद।